देवर लाया बच्ची देवरानी। शुक्र है मैं गिरी नहीं। पाकि ध्यान से उतरना था ना, अभी तुम्हें लग जाती तो। तुम्हारा ससुराल आ गया है। मेरी माँ तुम्हारी माँ जी हैं और मेरी भाभी तुम्हारी जेठानी। तुम दीदी भी कह लेना। और मेरा भतीजा है चीकू और मेरे भाई जेठ। अच्छा ठीक है, घर जाकर आप मुझे चॉकलेट तो देंगे ना, मुझे भूख लग रही है। हाँ, मैं शाम को लेकर आऊंगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी जैसे ही घर में अंदर जाते हैं तो घर के सभी लोग विराट को किसी छोटी लड़की के साथ शादी के जोड़े में देख हक्के बक्के रह जाते हैं। विराट, ये सब क्या है? तू अपने दोस्त के गांव गया था या अपनी शादी करवाने, और वो भी एक छोटी सी लड़की से? तेरा दिमाग तो ठीक है? कह दे झूठ है ये सब कुछ, कह दे। देवर जी, आप सच में एक बच्ची देवरानी को घर लेकर आए हैं, उससे ब्याह करके? हाँ भाभी, मैंने शादी कर ली है। आप लोगों को कुछ बता नहीं पाया, लेकिन मैं पाकी से बहुत प्यार करता हूँ। विराट पापा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जिंदगी के खुद फैसले लेगा और कुछ भी करेगा। आप सब कुछ जो कहना है कह लीजिए। शादी तो अब हो चुकी है। आपको मेरी पत्नी को इस घर में बहू का दर्जा देना ही होगा। बस वो मुझसे कुछ उम्र ही तो छोटी है। नमस्ते आप सबको। मुझे अपना नया घर बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ विराट जी के साथ रहूंगी। अरे तुम विराट जी, ये चीकू है ना? चीकू, मुझे अपने खिलौने दिखाओ ना। ये लो। चीकू से रिमोट कंट्रोल कार लेकर पाकी खुश होकर बच्चे की तरह खेलने लगती है। घर वाले सारे हैरान होते हैं। ये देखो, बच्ची बहू घर में लाने का नतीजा। चीकू का खिलौना लेकर कैसे चला रही है। माँ, तो हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। आपके बेटे छोटे ने कर दिया जो करना था, बनता था। चलो सुरभि। भैया भाभी, गृह प्रवेश तो करवा दीजिए, ऐसा मत करिए प्लीज भाभी। ठीक है। तब सुरभि रसोई में गृह प्रवेश का सामान और चावल का कलश लेकर आती है। सुरभि पाखी से चावल के कलश में धीरे से पैर मारने को कहती है, लेकिन वो फुटबॉल की तरह तेज पैर मार देती है, जिससे चावल का कलश उछल जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं ये सब और नहीं देख सकती। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विराट पाखी को अपने कमरे में ले आता है। पाकी देखो, तुम इस घर में सबसे छोटी हो, मतलब चीकू तो बच्चा है ही, पर तुम्हें इस घर की चीज समझने की जरूरत है। भाभी या माँ जैसा बोले तुम्हें वैसा ही काम करना है, ठीक है? अभी तुम्हें भाभी ने कहा था धीरे से कलश में पैर मारो, तुमने फिर भी तेज मार दिया। देखो, चीजों की समझने की कोशिश करो। ठीक है विराट जी, मुझे अपने कपड़े रखने हैं। इस अलमारी में तो मेरा हाथ नहीं जा रहा। कोई बात नहीं विराट जी, मैं स्टूल के सहारे कपड़े रख दूंगी। फिर अपनी अटैची से कपड़े निकालकर पाखी स्टूल पर चढ़कर अपने कपड़े रखती है। वो गिरने ही वाली होती है कि विराट उसे संभाल लेता है। तुम ठीक तो हो ना पाखी? अरे वाह, आपने कैसे मुझे हीरो की तरह कैच कर लिया। मजा आया मुझे बहुत। तभी गायत्री अपने कमरे से गुजरते हुए उन्हें देख वापस कमरे में चली जाती है। ये भगवान, मोहल्ले में किसी को पता चल गया कि मेरा छोटा बेटा बच्ची बहू लाया तो मोहल्ले में तो मेरी थू थू हो जानी है। माँ जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि कल उसकी पहली रसोई होगी तो आप उसको पुश्तैनी हार देंगी? बिल्कुल नहीं बहू। तेरे जितने उम्र की लड़की भी आती ना, तो जब तक वो घर नहीं संभाल लेती तब तक मैं उसको ये नहीं देती। वो पुश्तैनी हार उस बच्ची को देना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर सुरभि वहां से चली जाती है। अगले दिन सुरभि पाखी की पहली रसोई की रस्म करवाती है, जहाँ खाना बनाते समय वो 2-4 प्लेटों को गिरा देती है। ये सब क्या कर रही हो पाखी? तुम्हें ढंग से प्लेट उठानी भी नहीं आती है क्या? अब मैं इस घर को संभालूं, तुम्हें संभालूं या अपने बच्चों को संभालूं? सॉरी जेठानी जी, मुझसे गलती से प्लेट गिर गई। वो ना एक के ऊपर एक रखी थी। पाखी जैसे तैसे प्लेट उठाकर रख देती है। फिर वह अपनी जेठानी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना रखवाती है। चढ़कर कुर्सी पर बैठती है। लगता है कुछ दिनों बाद ये दिन आएंगे कि इसको गोद में बिठाकर खिला रहे हैं। इतना तो हमारा चीकू भी नहीं है। क्या हुआ दादी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ किया क्या? नहीं नहीं मेरे चीकू, मेरे बच्चे, मैं तुझे नहीं बोल रही। अब इस घर में एक और बच्चा आ गया है। माँ जी, मैं बच्ची हूँ पर इतनी बुद्धू भी नहीं। खैर, आप खाना खा लीजिए, मैंने जेठानी जी की मदद से खाना बनाया है। पाखी की बात को सास नजरअंदाज करके खाना खाती। दोनों बेटे ऑफिस चले जाते। शाम को पाखी विराट को फोन करके फोन काट देती है। जब वो घर आता है तो वो कमरे में पूछती है, विराट जी, आप मेरे लिए कुरकुरे लेकर आए हो ना? और मैंने लॉलीपॉप भी बोला था, चॉकलेट भी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, लो इसे खा लो। वाह, मुझे ये सब खाना बहुत पसंद है। विराट जी, थैंक यू। कितनी मासूम है मेरी पाकी। जैसे भी हो, अब से मेरी पत्नी हो।
पाखी विराट की लाई चीजों को खाने लगती है। दिन गुजरते हैं। पाखी इतनी समझदार नहीं होती कि वो घर की जिम्मेदारी को संभाल पाए, इसलिए अक्सर वो जेठानी या सास के सामने गलती कर बैठती थी, जिससे दोनों परेशान रहते थे। वहीं एक दिन डाइनिंग टेबल पर पाखी खाना गिराकर खाती है। आहा हा, खाना तो बहुत अच्छा है जेठानी जी, मुझे और खाना है, चावल दे दो। पाखी तुम पागल हो गई हो, कैसे बच्चों की तरह खाना गिरा गिरा कर खा रही हो? देखो मेरा चीकू भी तो खाना खा रहा है, वो तो नहीं कर रहा है ऐसे। देवर जी, आपने तो बच्ची देवरानी लाकर संकट में डाल दिया है घर वालों को। देख रहे हो ना, पड़ोसी या मेहमान ने देख लिया तो सोचा है क्या क्या कहेंगे हमारे बारे में। आप मुझे डांट क्यों नहीं है जेठानी जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाभी खाने दीजिए ना उसे, धीरे धीरे समझ जाएगी वो सब कुछ। हमारा चीकू भी तो पहले ऐसे ही करता था। पाखी खाना खाकर उठती है कि अपने गंदे हाथ से सास के पल्लू से पोंछ लेती है। तब सास, बदतमीज नालायक, मेरी इतनी महंगी साड़ी से तुझे हाथ साफ करने की क्या जरूरत थी? देख रहा है ना विराट, इसका बचपन खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे समझदार बहू चाहिए थी, लेकिन तू तो अकल और कद से भी छोटी बहू ले आया है। पहले मुझे जेठानी जी ने डांटा और अब आपने डांट दिया। आप दोनों गंदे हो। कट्टा कट्टा, आम दाम तोता बोले 100 दिन की कट्टा। अब आप लोगों से मेरी कट्टी हो गई और मैं बात नहीं करूंगी। देख ले विराट, देख ले तेरी बच्ची पत्नी को। चाची, आपको कट्टा वाला बोलना आता है? चलो ना ऊपर चलकर घर घर खेलते हैं। हाँ चलो, मुझे घर बनाना आता है। ये देख घर वाले काफी परेशान थे। वो कभी चीकू की चीज छीन कर खाती थी तो कभी उसके साथ खाया करती थी। इतना ही नहीं, वह गली में बच्चों के साथ लंगड़ी और छुपन छुपाई भी खेला करती थी, जिससे गली वाले भी उनका बहुत मजाक बनाते थे। गायत्री तो अपने घर में बच्ची देवरानी लाई है सुरभि बहू के लिए, बताया क्यों नहीं? चलो अच्छा है, मोहल्ले वालों को कोई चटपटी खबर तो मिली। देख कौशल्या, मैं तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। गायत्री को कौशल्या और बाकी औरतों की बात सुनकर बहुत बेइज्जती महसूस होती है। इतना ही नहीं, एक दिन पाखी अपने जेठ की प्रेजेंटेशन फाइल को एयरप्लेन बनाकर खेल रही होती है, जिसे देख वो पाखी पर चिल्लाता है। पाखी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या किया तुमने? सच में बच्चा दिमाग है। अगर समझदार होती तो मेरी प्रेजेंटेशन फाइल के पेज खराब नहीं करती। देख ले विराट अपनी बच्ची पत्नी को, देख ले इसकी समझदारी। समझदार से शादी करनी थी ना कि बच्चों से। भैया, उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, उसे माफ कर दीजिए। पाखी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी, मुझे पता नहीं था जेठ जी की काम की फाइल है वो। फिर पाखी अपने कमरे में जाकर रोती है तो विराट उसे ढेर सारी चॉकलेट, टॉफी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खिलाकर खुश कर देता है। एक शाम पाखी चीकू के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है, जहां वह चीकू को संदूक में छिपा देती है और खुद फ्रिज के पास छुप जाती है। लेकिन विराट के ऑफिस से आते ही उसका ध्यान भटक जाता है और वह चीकू को भूल जाती है। बहुत देर तक सुरभि को जब अपना बेटा नहीं मिलता तो रो रो कर वो पागल हो जाती है। माँ जी, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। पाखी, मेरा बेटा तुम्हारे साथ खेल रहा था ना, बताओ कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तो संदूक में छुपा था। ये कहकर पाखी स्टोर रूम में जाकर संदूक को खोलती है तो वहां पर चीकू बेहोश पड़ा होता है। ये देख सुरभि पाखी को चांटा मार देती है। तब घर पर डॉक्टर आते हैं। बच्चे को देखने के बाद वो चले जाते हैं और चीकू होश में आ जाता है। शुक्र है मेरा बच्चा होश में आ गया, वरना बाकी मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। कोई इतना बददिमाग कैसे हो सकता है? विराट, अपनी बच्ची बीवी को मेरे बेटे से दूर रखना। विराट, तू इसे जहां से लेकर आया वहां छोड़ क्यों नहीं देता? क्यों तूने इस लड़की से शादी करी? क्या मजबूरी थी? मेरी वजह से आप सबको प्रॉब्लम हुई, उसके लिए माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सॉरी चीकू। मम्मी चाची अच्छी है, उन्हें कुछ मत बोलो, वो मुझे चॉकलेट और कुरकुरे भी खिलाती है। नहीं पाखी, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, आपको असली वजह जाननी है तो सुनिए। मैं अपने दोस्त के साथ गांव में गया था, लेकिन वहां मैंने देखा एक मुखिया पाखी के माता पिता को मार रहे थे। उन्होंने उसके माँ बाप को इतना मारा कि वो इस दुनिया से चल बसे। फिर उसकी शादी अधेड़ उम्र के बुढ़े से करा रहे थे। बस मैंने उस मुखिया को सबक सिखा दिया। उसके बाद मुखिया ने गाँव वालों के साथ बहुत हंगामा किया और वहां बाल विवाह का प्रचलन भी था। इसलिए मैंने पाखी का हाथ थाम लिया और उसे यहाँ ले आया। मानता हूँ ये थोड़ी गलती कर जाती है, इसमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन अपनी उम्र पर आते ही ये सब कुछ समझने लगेगी माँ। बस हमें थोड़ा सा वक्त देना है। इतनी बड़ी बात और तू हमें अब बता रहा है? माफ कर दे पाखी, तेरे माँ बाप इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन ये तेरा परिवार है। हाँ पाखी। सास बहू पाखी को गले लगा लेते हैं। इस तरह पाखी को उसके ससुराल वाले अपना लेते हैं और उसे पढ़ाई करवाते हैं। 3 साल बाद ही वह इतनी समझदार हो जाती है कि घर गृहस्थी संभालने लगती है और सास जेठानी बेफिक्र रहते हैं। हे प्रभु, आज तो इस मिट्टी के चूल्हे से कुछ ज्यादा ही धुआं धुआं मच रहा है। सांस भी नहीं आ रही है। किरण,
ओ किरण, यहाँ तो आ। तभी झोपड़ी की ओट पर किताब पढ़ रही किरण अंदर आती है। जी माँ, आपने बुलाया? क्या कर रही थी बाहर बैठकर? माँ, वो मैं यूपीएससी की किताब पढ़ रही थी। थोड़े दिनों में यूपीएससी की परीक्षा आने वाली है ना। ये सुनते ही लक्ष्मी अपनी बेटी किरण पर भड़क जाती है। जब देखो ये लड़की किताबों में लगी रहती है। अरे कल को ससुराल में ये किताबें किसी काम नहीं आने वाली हैं। पीहर में चूल्हा चौका सीख ले, वरना अपनी माँ पिताजी को गाली पड़वाएगी। चले रोटी बना ले, इतनी गर्मी में मुझे चूल्हे के आगे बैठा नहीं जाता। जी माँ, गरीब किरण के मन में हमेशा से ही कलेक्टर बनने का सपना था, पर आज भी हमारे समाज में ऐसे परिवार मौजूद हैं जहां गरीब परिवारों में पैदा हुई बेटियों के ख्वाबों को कुचल दिया जाता है। किरण के पिता हरिहर रिक्शा चलाते थे और माँ कोठी में रोटी बनाने, बर्तन मांजने का काम करती थी। पिताजी आप आगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। देख तो जरा, आज तेरे पिता तेरे लिए क्या लाए हैं। तेरी मनपसंद की गर्मा गर्म जलेबियां। धन्यवाद पिताजी। किरण खुश होकर जलेबी खाने लगती है। तभी लक्ष्मी गरीबी से झुंझलाकर बड़बड़ाने लगती है। अजी क्या जरूरत थी ये फिजूल खर्ची करने की? मैंने खाना बनाया है, जलेबी लाने की क्या जरूरत थी? चलो लाओ, बाकी के पैसे दो। लक्ष्मी, कल की कमाई तुम रख लेना, ये पैसे किरण को देने दो। तुझे किताब खरीदनी थी ना, ले खरीद लेना। बेटी के हाथ में किताबों के लिए पैसे देता देखकर लक्ष्मी कलेश लेकर उठ जाती है। हाँ दे दो, ये लो, ये पैसे भी इसको दे दो। बेटी जवान हो रही है और तुम्हें उसकी शादी विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। अरे मैं सारा दिन कोठी में लोगों के जूठन धोकर पैसे जोड़ रही हूँ ताकि बेटी के हाथ पीले कर सकूं, और तुम्हें पिता होकर चिंता नहीं है। लक्ष्मी, अरे कैसी माँ हो तुम। किरण पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती है, फिर तुम उससे उसके ख्वाब के आड़े क्यों आ रही हो? कल को उसके हाथ में कलेक्टर की डिग्री होगी तो खुद हमारे द्वार पर चलकर हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते आएंगे। अजी दूर के ढोल हर किसी को सुहाने लगते हैं, मगर सच बात तो यह है, लड़के वाले बेटी की डिग्री नहीं बल्कि दहेज कितना दिया ये देखते हैं। और मैं माँ होकर क्या गलत सोच रही हूँ? केवल इतना ही तो चाह रही हूँ, हम दोनों की मिट्टी उठने से पहले हमारी बेटी की डोली उठ जाए। ये कहते हुए लक्ष्मी गरीब हालातों पर रोने लगती है। माँ तुम रो मत, तुम और बापू जहाँ चाहते हो, जिससे चाहते हो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इस तरह लाखों गरीब लड़कियों की तरह किरण भी अपने कलेक्टर बनने के सपने का गला घोटकर शादी के लिए राजी हो जाती है। मगर जो भी लड़का वो देखते हैं वो लाखों रुपए का दहेज मांगते हैं। फिर एक दिन, पंडित जी मेरी किरण के लिए कोई अच्छा वर बताइए। आप तो जानते हैं हम लाखों का दहेज देने में सक्षम नहीं है, तो इसी हिसाब से बताइएगा। लक्ष्मी बहन, ऐसा एक रिश्ता मेरी नजर में है। दहेज की भी कोई मांग नहीं है, लड़का कमाते खाते परिवार से है। मगर झूठ क्या बोलना, थोड़ा नीच वाला काम है। उनका लड़का की माँ बड़े बड़े सोसाइटी में कूड़ा उठाती है और बेटा कबड्डी का काम करता है। पंडित जी, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। मैं कूड़ा कचरा बीनने वाले परिवार में अपनी बेटी हरगिज नहीं दूंगा। अजी लेकिन रिश्ते में खराबी क्या है? लड़के वाले चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत से कमा खा रहे हैं। और वैसे भी पहले ही दहेज के चलते कई रिश्ते टूट गए, अब हो जाने दो शादी। लक्ष्मी गरीबी और लाचारी के चलते अपनी बेटी की जोड़ी कचरे वाले के साथ लगा देती है। वो पल भी आ जाता है जब किरण की विदाई होती है। माँ, मेरी बच्ची, मेरे इस फैसले के चलते तुझे लग रहा होगा कि तेरी माँ को तुझसे कोई मोह नहीं है, मगर ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि गरीब की बेटी को बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है। मेरी बच्ची, अब अपने इस कलेक्टर बनने के सपने को भूल जाओ और अपना ससुराल संजोने के बारे में सोचना है। विदा होकर किरण ससुराल में आ जाती है, जो कि एक कचरा दान के कंपाउंड के सामने झुग्गी में छोटा सा खांचा था। देखते देखते लगभग 1 महीना हो जाता है। अरे बहू, ये बिछौने के पास किताब कैसी पड़ी है? चेतन, ये तू रद्दी का किताब घर में क्यों लाया है? माँ, मैं भला घर में रद्दी क्यों लाऊंगा, दिखाओ जरा। चेतन जैसे किताब खोलता है, उसके अंदर एक खत होता है। मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन माँ की इच्छा थी कि मैं शादी कर लूं, इसलिए लाखों गरीब लड़कियों की तरह मेरे भी सपने अधूरे रह गए। किरण। जैसे ही सावित्री चेतन को किरण के कलेक्टर बनने के सपने के बारे में पता चलता है, वो उससे बात करते हैं। बहू, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम शादी से पहले कलेक्टर बनना चाहती थी। ये सुनते ही किरण की पलकें भीग जाती हैं। माँ जी, मैंने कलेक्टर बनने के सपने को कब का पीछे छोड़ दिया। अब मेरा धर्म आप दोनों की सेवा पानी करना है बस। बहू, विद्या बड़े भाग्य से मिलता है, हर किसी के नसीब में नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन।
पर माँ जी, कलेक्टर बनने में बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? बहू, पैसे की चिंता मत कर, जरूरत पड़ी तो मैं ये झुग्गी बेच दूंगी। अपनी गरीब सास पति का समर्थन पाकर किरण की आंखों में फिर से कलेक्टर बनने का ख्वाब फलने फूलने लगता है। वो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करती है, वहीं सावित्री सोसाइटी से कचरा जमा करके उसे कूड़ेदान में बीनती है। हे भगवान, गर्मी के चलते कूड़ेदान में से कितनी सड़न वाली बदबू आ रही है, पर बीनना तो पड़ेगा। बेचारी कड़ी धूप में कचरे में से बोतल, प्लास्टिक, लोहा छांट कर अलग करती है। तभी एक धूर्त अमीर आदमी दूर से ही कूड़े की थैली जैसे फेंकता है तो सावित्री का शरीर कचरे से सन जाता है। अरे ओ साहब, थोड़ा कचरा दान के अंदर आकर कचरा फेंक देते तो क्या बिगड़ जाता। अरे ये देखो जी, कूड़ा चुनने वाली तेवर तो ऐसे दिखा रही है जैसे आईएएस कलेक्टर की सास लग रही हो। अरे तुम जैसे कूड़ा बीनने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। उस अमीर व्यक्ति के ताने तीर की तरह सावित्री के दिल में चुभता है, लेकिन वो अपने काम को पूरी मेहनत ईमानदारी से करती है, मगर उसके काम के चलते हर कोई उसे हीन भावना से देखता। अगली सुबह किरण छलकते आंसुओं से अखबार लेके आती है। माँ जी, मैंने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। मुबारक हो तुझको बहू, तूने एक परीक्षा पास कर ली। मगर माँ जी, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। मगर वहाँ के रूम का किराया, भाड़ा, खाने का खर्चा तो काफी ज्यादा होगा। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत करना, बस तू जा। अगले दिन किरण शहर चली जाती है। वहीं पैसे की तंगी के चलते सावित्री अपनी झुग्गी बेचकर पैसे भेजती है और कचरा दान के बाहर तंबू गाड़ कर रहने लगते हैं और कड़ी धूप में सड़क पर से कूड़ा कचरा बीनती है, जिसमें उसकी चप्पल भी घिसकर टूट जाती है। ये तुम्हारे पैरों में माँ छाले कैसे पड़ गई? वो आज रास्ते में चप्पल टूट गई थी। तो नई चप्पल ले ली थी माँ। जितने कष्ट तुम अपनी बहू के लिए उठा रही हो उतना तो कोई सगे बेटे के लिए भी नहीं उठाता। हमें इस कदर इस कूड़ेदान में तंबू गाड़ कर इतनी गंदगी में रहना पड़ रहा है। अरे रोता क्यों है पगले, बस एक बार बहू कलेक्टर बन जाए, उसके बाद तो मुझे सुख सुख करना है। आखिरकार सावित्री के तप का फल उसे मिलता है जब किरण सालों बाद कलेक्टर बनकर लौटती है। जहां वह अपने झुग्गी में ताला लगा देखती है, तभी एकदम से कई सारी पुलिस की जीप और एक सफेद चमचमाती गाड़ी कूड़ेदान के पास रुकती है। अंदर से कलेक्टर किरण निकलती है। सावित्री की बूढ़ी आंखें इस दिन के इंतजार में थीं। प्रणाम माँ जी, बन गई मैं कलेक्टर, मगर ये सफलता मेरी नहीं आपकी है माँ जी। आपने मेरे खातिर जो इम्तिहान दिए हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। आज तूने अपने गरीब कचरे वाली सास का मान बढ़ा दिया बहू। सावित्री का सीना अपनी कलेक्टर बहू को देखकर गर्व से चौड़ा था। मीडिया रिपोर्टर की एक बड़ी भीड़ उन्हें कवर कर रही थी और किरण लाखों घरेलू गरीब बहुओं के लिए एक प्रेरणा बनती है।